हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक और प्रीलिम्स इंडियन पॉलिटी क्वेश्चंस की सीरीज़, जो 2003 के क्वेश्चंस को जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सीरीज़ एक इनिशिएटिव है चहल एकेडमी का, जिससे हम जितने भी PYQs आए हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस कर सकें हमारे साथ बैठकर, और उनकी एक राइट अप्रोच जान सकें कि किस तरीके से उन्हें अटेम्प्ट करना है। इससे आप ये भी पता कर पाएंगे कि यूपीएससी की साइकोलॉजी आखिर किस तरीके से फंक्शन करती है, और साथ ही साथ आप ये भी एनालाइज कर पाएंगे कि किस टॉपिक का कितना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है और आपको किस टॉपिक के ऊपर कितना फोकस करना है। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जिस पर यूपीएससी ज़्यादा फोकस करती है और उनका एनालिसिस बेस्ट तरीके से किया जा सकता है PYQs के थ्रू, और यही कोशिश हमारी आपके साथ है जिससे आप अपने प्रीलिम्स के मार्क्स को बूस्ट कर सकें। ज़्यादा देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एनालिसिस। Question number 1 says, as per the Indian protocol, who among the following ranks highest in the order of precedence? हमारे यहाँ एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करते हैं कि किसको फर्स्ट सिटीजन दी जाएगी, किसको सेकंड सिटीजनशिप दी जाएगी। तो आपको यहाँ बस ये मेक श्योर करना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस वाली लिस्ट में ऊपर कौन होता है। हमारे पास ऑप्शन है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद इन अ स्टेट, या स्पीकर ऑफ लोकसभा। राइट तो इसमें हमें जो आंसर देखने को मिल रहा है, जो सही आंसर आएगा अगर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट देखा जाए, तो दैट इज सी। गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद इन हिज ओन स्टेट लाइज एट फोर्थ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ये सारे जो बाकी आपको देखने को मिल रहे हैं ये फोर्थ नंबर से नीचे देखने को मिलेंगे। तो सबसे ऊपर हायरार्की में या प्रायोरिटी लिस्ट में जिसको डाला गया है वो है गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद इन हिज स्टेट। तो द फर्स्ट का करेक्ट आंसर इज सी, गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद इन हिज स्टेट। गवर्नर के बारे में आप जानते हैं कि ये स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है स्टेट गवर्नमेंट में। जो प्रेसिडेंट का काम यूनियन में है वही स्टेट के अंदर या फेडरल पर्सपेक्टिव से गवर्नर का काम है। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, गवर्नर इज नॉट सबॉर्डिनेट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो किसी भी तरीके से सबॉर्डिनेट ऑफिस की तरह काम नहीं करता है। वो खुद में एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है जिसकी अलग से अपनी इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। अगर हम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में 5th A पे देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली ये आपको 4th पे देखने को मिलेंगे, ये आपको 5A पे देखने को मिलेंगे। ये सेकंड इन कमांड माने जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के बाद, और जब भी प्राइम मिनिस्टर अपनी ड्यूटीज़ करने में फेल रह जाते हैं तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उनकी एब्सेंस में उनका काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मर प्रेसिडेंट्स। फॉर्मर प्रेसिडेंट्स को अगर देखा जाता है तो ये प्रेसिडेंट लिस्ट में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में 5th नंबर पर देखने को मिलते हैं। ये वो हैं जो ऑलरेडी किसी टाइम पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह फंक्शन कर चुके हैं। ये अभी इनके पास कोई ऑफिशियल पावर नहीं है, लेकिन इनको फिर भी हायर रैंक प्रोवाइड की गई है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में, क्योंकि इनकी सिग्निफिकेंस, जो इनकी फॉर्मर पोजीशन थी उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन माना जाता है और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में उसे 1 दिया जाता है, और फॉर्मर प्रेसिडेंट को 5th नंबर पर रखा गया है। स्पीकर ऑफ लोकसभा को अगर देखा जाए तो स्पीकर ऑफ लोकसभा हमें देखने को मिल रहा है रैंक नंबर 6th पे। ये स्पीकर ऑफ लोकसभा के आपके पता है ये प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे ऑर्डर मेंटेन किया जा सके डिबेट्स के टाइम पे, रूल्स को फॉलो किया जा सके जिस टाइम पर सेशंस कंडक्ट किया कराए जा रहे हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा इन ऑल इट्स पावर्स एंड फंक्शंस। मतलब लोकसभा के रियल रिप्रेजेंटेटिव आपको स्पीकर ऑफ लोकसभा देखने को मिल रहे हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, which of one of the following schedules of the Indian Constitution lists the name of the states and specifies their territories? 2 सेकंड का टाइम है आपके पास। क्वेश्चन इज, ऑप्शंस आर A फर्स्ट, B सेकंड, C थर्ड, D फोर्थ। कौन सा शेड्यूल यूनियन स्टेट्स और उनकी यूनियन टेरिटरीज के नाम और टेरिटरीज को स्पेसिफाई करता है? इसका करेक्ट आंसर इज फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल हमसे बोलता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, राइट। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये हमें फर्स्ट शेड्यूल में देखने को मिलता है। तो इसका जवाब जो हो जाता है हमारे पास वो फर्स्ट शेड्यूल है। इस क्वेश्चन से हमें ये समझना चाहिए कि शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और शेड्यूल्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो फर्स्ट शेड्यूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट। अगर कोई नया स्टेट बनाया जाता है तो इसी शेड्यूल में आपको चेंजेस आते हुए दिखेंगे। अगर स्टेट का नेम चेंज किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उड़ीसा को जो नाम चेंज होता हुआ दिखा आपको उड़ीसा कर दिया, तो इसमें चेंजेस जो आपको आते हुए दिखे वो फर्स्ट शेड्यूल में आते हुए दिखे, राइट। अगर आप देखते हैं वेस्ट बंगाल आज की डेट में डिमांड कर रहा है कि उसका नाम बदल के
पश्चिम बंगा कर दिया जाए, राइट। तो ये चेंजेस भी आपको कहाँ आते हुए दिखेंगे, ये भी आपको फर्स्ट शेड्यूल में आते हुए दिखेंगे। आंध्रा का तेलंगाना और आंध्रा में डिवाइड होना, यूपी का यूपी और उत्तराखंड में डिवाइड होना, एमपी का एमपी और छत्तीसगढ़ में डिवाइड होना, ये सारे चेंजेस जो मेक श्योर करेंगे वो शेड्यूल 1 में ही मेक श्योर करते हुए दिखते हैं हम। और ये सारे चेंजेस जो आते हैं शेड्यूल 1 में आते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि बाकी शेड्यूल्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि शेड्यूल इंस्पायर्ड किससे हैं। शेड्यूल आर इंस्पायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जो खुद में ही क्वेश्चन बन जाता है। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन आज की डेट में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, क्योंकि 4 शेड्यूल्स को बाद में इवेंचुअली अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड किया गया है। एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि कौन सा शेड्यूल किसकी बात कर रहा है। फर्स्ट शेड्यूल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड शेड्यूल बात करता है एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस की। किस किस की प्रिविलेजेस की, ये खुद में ही एक क्वेश्चन है, आपको पता रहना चाहिए कि सेकंड शेड्यूल के अंदर किस किस डिग्नेटरी या किस किस पोजीशन की बात की गई है। तो सेकंड शेड्यूल में जिनके अलाउंसेस और रिम्यूनरेशंस की बात होती है वो है प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और जब मैं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की बात कर रहा हूँ तो मैं लोकसभा की भी बात कर रहा हूँ और स्टेट असेंबली की भी। और चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन बोथ राज्यसभा एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो आपको ये भी याद रखना है कि रेम्यूनरेशन की किस किस के रेम्यूनरेशन की सेकंड शेड्यूल में बात की गई है। यहाँ से भी पोटेंशियल क्वेश्चन बनता हुआ दिखता है। थर्ड शेड्यूल बात करता है ओथ्स फॉर द ऑफिस और एफर्मेशंस की। ओथ्स एंड एफर्मेशन के लिए हमारे पास थर्ड शेड्यूल है, लेकिन किसके ओथ और एफर्मेशन की बात कर रहा है? यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स की, इलेक्शन कैंडिडेट्स की, एमपीज एंड एमएलएस की, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। डिफरेंशिएशन आप क्या देखोगे? स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये थर्ड शेड्यूल में नहीं है, ये सेकंड शेड्यूल में है। जजेस, कैग आपको दोनों में देखने को मिल जाते हैं, थर्ड में भी और सेकंड में भी। फोर्थ शेड्यूल बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, स्टेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा राज्यसभा के अंदर, ये फोर्थ शेड्यूल में है। ये पॉपुलेशन के बेसिस पे किया जाता है, हर स्टेट का बराबर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनका प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन ये बेसिकली डिसाइड करता है कि राज्यसभा में कितनी नंबर ऑफ सीट्स आपको पर्टिकुलर स्टेट्स के पास जाती हुई दिखेंगी। अनलाइक यूएस में आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। यूएस में हर स्टेट के पास 2 सीट हैं, राइट। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, बिकॉज इंडिया इज डेमोस इनेबलिंग। रीजन बीइंग, क्योंकि आप पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, जबकि यूएस वाला जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाला कंसेप्ट है उसे हम बोलते हैं डेमोस कंस्ट्रेनिंग, राइट। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ये खुद में ही एक पोटेंशियल क्वेश्चन है कि वी रिप्रेजेंट डेमोस इनेबलिंग मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन अंडर फोर्थ शेड्यूल, एंड यूएस जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है वो डेमोस कंस्ट्रेनिंग के अंदर आता है। फिफ्थ शेड्यूल बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये पांचवें शेड्यूल के अंदर है, आर्टिकल 244 इसके साथ डील कर रहा है। सिक्स शेड्यूल में हमें देखने को मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 4 स्टेट्स हैं हमारे पास जिसे हम बोलते हैं ATM², आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। आसाम के अंदर आपको 3 ट्राइबल रीजन्स देखने को मिल रहे हैं जिन्हें हम बोलते हैं, सबसे पहला है हमारे पास बोडोलैंड, दूसरा है हमारे पास दिमा हसाओ, एंड द लास्ट वन इज कार्बी आंगलोंग। ये 3 आपको देखने को मिल रहे हैं। इनमें चेंजेस किए गए हैं, तो मेक श्योर के जो नदन कचर हिल्स अब तक हमें देखने को मिल रहा था उसे ट्राइबल रीजन से बाहर कर दिया गया है। इन तीनों को हम मानते हैं। मेघालय के अंदर आपको गारो, खासी, जैंतिया ट्राइबल काउंसिल्स देखने को मिल रही है, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स देखने को मिल रही हैं। त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और मिजोरम के अंदर आपको देखने को मिल रहा है चकमा, लाई। ये 2 रीजन आपको देखने को मिल रहे हैं, चकमा और लाई। ये आपको ट्राइबल रीजन्स 6 शेड्यूल के अंदर देखने को मिलते हैं। 7 शेड्यूल हमारी बात करता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिसके ऊपर स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ने लॉ बनाया है तो यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा। केवल एक एक्सेप्शन है, कंकरेंट लिस्ट के ऊपर अगर यूनियन ने लॉ बनाया है और स्टेट ने भी लॉ बनाया है तो जनरल में यूनियन आपको डोमिनेट करता हुआ दिखता है, लेकिन अगर स्टेट ने वो बिल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए रिजर्व कर लिया है तो स्टेट का बिल डोमिनेट कर जाएगा। बट इवेंचुअली अगर उसके बाद भी यूनियन ने वापस से उसके ऊपर लॉ बना दिया उस मैटर पे, तो फिर वापस से आपको यूनियन की ही डोमिनेशन देखने को मिलती है। यही एक कारण है कि हमें क्वासी फेडरल भी कहा जा सकता है, क्योंकि आपको सेंटर के पास रिलेटिवली ज़्यादा पावर देखने को मिल रही है व्हेन कंपेयर टू
स्टेट्स। 8 शेड्यूल बात करता है लैंग्वेजेस की। हमारे पास टोटल 14 लैंग्वेजेस थी ओरिजिनली, लेकिन आज की डेट में 22 लैंग्वेजेस हो चुकी हैं। 22 लैंग्वेजेस क्यों हो चुकी हैं? ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, राइट। लेकिन अब आपको देखने को मिलता है कि हमने 8 लैंग्वेजेस और ऐड कर दी हैं। अब ये 8 लैंग्वेजेस हमने ऐड किससे की हैं? देखो, 21st अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट और 92nd अमेंडमेंट। पहला अमेंडमेंट 21वां अमेंडमेंट था लैंग्वेजेस को लेकर, दूसरा था 71वां, 71 द लास्ट वन, और 92। आप अगर इसे याद रखना चाहते हैं तो 21 + 71 इज 92, तो आप तीनों अमेंडमेंट्स इस तरीके से याद रख सकते हैं। 9 शेड्यूल बात करता है, फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू ये शेड्यूल ऐड किया गया। ये लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लाई करने के लिए था। ये बोलता है कोई भी ऐसा मैटर जो 9 शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिया जाएगा वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस शेड्यूल ने लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी को सपोर्ट किया। 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट से आया, ये एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, एडीएल से रिलेटेड है। 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट से आया, ये बात करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। 12th थ्रू 74th ये बात करता है म्यूनसिपैलिटीज़ की या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ की। इसको आप अर्बन लोकल बॉडीज़ की तरह भी देख सकते हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि यहाँ आपको अर्बन लोकल बॉडीज़ की पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात 12 शेड्यूल करता हुआ दिखता है। आई गेस आई एम वेरी क्लियर विद द शेड्यूल पोर्शन। अगर शेड्यूल से कोई क्वेश्चन आता है तो आई गेस आपका गलत नहीं होना चाहिए। Question number 3 says about which one of the following articles of the Indian Constitution provides that it shall be the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbances. सॉरी, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये मेक श्योर करता है कि यूनियन की ड्यूटी है कि वो हर स्टेट को प्रोटेक्ट करे एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से? इसका जवाब आपके सामने इन ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है। क्या वो आर्टिकल 215 है, क्या वो आर्टिकल 275 है, आर्टिकल 325 या आर्टिकल 355 है? हमारे पास जो करेक्ट आंसर है इसका, दैट इज आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 ये यूनियन के ऊपर ड्यूटी डालता है, ऑब्लिगेशन डालता है कि उसे स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से प्रोटेक्ट करना है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो वो उसको यूज़ करने के लिए 356 भी यूज़ कर सकता है, यानी जिसे हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। आसान भाषा में इसे प्रेसिडेंशियल रूल कहते हैं। अब ये स्टेटमेंट इन द एम्बिगुअस है कि स्टेट इमरजेंसी का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता हुआ देखा है हमने। इस वजह से 1994 के अंदर आपको एक केस आता हुआ दिखा था जिसे हम बोलते हैं SR बोमई केस, जिसने बोल दिया कि आप प्रेसिडेंट रूल का जो बेसिकली यूज़ है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में होना चाहिए, वो पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास आंसर 355 है। बाकी आर्टिकल्स देख लेते हैं। 215 क्या बात करता है? 215 बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट की। बेसिकली हाई कोर्ट से रिलेटेड है, नॉट द एस्टेब्लिशमेंट एग्जैक्टली, बट इट टॉक्स अबाउट हाई कोर्ट्स। और ये किस तरीके से अपना कंटेम्प्ट वगैरह को बचा सकता है वो भी आपको इसके अंदर होता हुआ दिख जाएगा। 217 के अंदर भी सिमिलर चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि 215 आर्टिकल डायरेक्टली डील्स विद स्टेट जुडिशरी। 325 बात करता है इलेक्टोरल प्रोसेस की, राइट। इट टॉक्स अबाउट इलेक्टोरल प्रोसेस। और आर्टिकल 275 बात करता है ग्रांट्स इन एड्स की। ये ग्रांट्स इन एड जो यूनियन प्रोवाइड कराता है टू स्टेट्स, उसे हम ग्रांट्स इन एड्स किसके अंदर कवर होती हैं? 275। ये सेंटर स्टेट रिलेशंस का क्वेश्चन है, तो आपको ये भी पता आ जाएगा कि आपको एक रफ आइडिया भी है कौन सा आर्टिकल किसकी बात कर रहा है, तो भी आप इसे इजीली आंसर कर सकते थे। मूविंग ऑन, हमारा आंसर निकल चुका है 355। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से फंक्शन करना है। आर्टिकल 215 बात करता है कि हाई कोर्ट स्टेट्स के अंदर जो फंक्शन कर रही हैं, हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह काम करेगा, और कंटेम्प्ट की पावर भी आपको आर्टिकल 215 के अंदर ही देखने को मिल रही है जो हाई कोर्ट के पास आती है। 275 बात करता है ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट, जो मैंने आपको बताया। 325 बात करता है इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया। ये बोलता है किसी भी पर्सन को इलेक्टोरल रोल में इंक्लूजन के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, इनएलिजिबल नहीं बताया जाएगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। ये मेक श्योर करता है कि हमारी डेमोक्रेसी फेयर बनी रहे, जस्ट बनी रहे, राइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी हुज परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर कल्टिवेशन ऑफ एनी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप सच एज BT कॉटन इन इंडिया इज अंडर यूनियन मिनिस्टर ऑफ। हमसे ये पूछा गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी GEAC किसके कंट्रोल में और किसके अंडर फंक्शन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सी, जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी में एक मेजर एस्पेक्ट है बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट,
राइट, कि अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लगाओगे तो शायद जो नेचुरल हैं उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, तो इसका एक एनवायरमेंटल कंसर्न बहुत ज़्यादा है। तो बाय दैट लॉजिक अगर आप कॉमन सेंस भी यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा द करेक्ट आंसर इज एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। जीईएसी जो है वो 1986 के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाई गई थी और इसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर डाल दिया गया था। राइट, इसका काम क्या है वो हम इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। आंसर हमारे पास इस आंसर का है, इस क्वेश्चन का है एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री। तो जैसे मैंने आपको बताया जीईएसी जो है ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बनी थी। किसके अंडर फंक्शन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर फंक्शन करती है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये अप्रूवल ग्रांट करती है कल्टिवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को, जैसे बीटी कॉटन के लिए जीईसी की परमिशन लेनी पड़ी थी। साथ के साथ ये जीएम क्रॉप्स की, जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनके एनवायरमेंटल और हेल्थ इम्पैक्ट्स को भी असेस करती है और उसके बाद परमिशन प्रोवाइड करती है उसके कमर्शियल कल्टीवेशन की, ये मेक श्योर करते हुए कि बायोटेक्नोलॉजी जो है एग्रीकल्चर के अंदर वो सस्टेनेबल और सेफ तरीके से इम्प्लाई और यूज़ की जा सके। ये कमेटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात आती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड भारत के अंदर। तो मैं बोल सकता हूँ ये एपेक्स बॉडी है व्हेन इट कम्स टू द अप्रूवल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। उसके कमर्शियल यूज़ के लिए इसकी परमिशन के बिना ये चीज़ आप नहीं कर सकते। आई गेस आई वाज प्रीटी क्लियर विद इट। अगेन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5th। Consider the following statements in the electoral collage for presidential elections. Basically, this question is directly related to pres elections. अब इसमें किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? उनकी इलेक्टोरल कोलाज, मतलब उनके इलेक्शंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है या उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट 1 बोलता है जो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमएलए इज इक्वल, मतलब यूपी से जो एमएलए आ रहा है, एमपी से जो आ रहा है, महाराष्ट्र से जो आ रहा है, सिक्किम से जो आ रहा है, इन सब के एमएलएज की वोट की वैल्यू जो है वो बराबर रहेगी। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है। सही है या नहीं ये आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, तब तक आप खुद एनालाइज कीजिए। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है जो एमपी के वोट की वैल्यू होती है वो बराबर होती है। ओके, इसके बारे में भी देखते हैं अभी। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि देयर आर मोर देन 5000 मेंबर्स इन द लेटेस्ट इलेक्शंस। रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए हैं उसके हिसाब से आपको 5000 से ज़्यादा लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में वोट करते हुए दिख जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हुए दिख जाते हैं। क्वेश्चंस ऑप्शंस के बेसिस पे आपको आंसर देखने को मिल रहा है, इसमें समय पहचानना है करेक्ट कौन सा है। इसमें बोला गया है एमएलए की वोट की वैल्यू बराबर होती है। जी नहीं, एमएलए की वोट की वैल्यू की है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, राइट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल इलेक्टेड एमएलएज विद इन द स्टेट इनटू 1/1000। तो अब ये जो चीज़ है ना ये चेंज होती है हर स्टेट के बेसिस पे, और जब ये हर स्टेट पे चेंज हो रही है तो हर स्टेट की एमएलए वैल्यू सेम नहीं होगी, राइट। तो पहला स्टेटमेंट हमें गलत देखने को मिल रहा है, नहीं एमएलए की वोट की वैल्यू सेम नहीं होती है हर स्टेट के। दूसरा, एमपी के वोट की वैल्यू सेम होती है। हाँ जी, ये स्टेटमेंट सही है, एमपी के वोट की वैल्यू सही होती है। क्यों? क्योंकि ये निकाली जाती है टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए वोट्स, राइट, इसके अलावा डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ, एक मिनट जस्ट अ सेक, अगर इसको देखा जाए तो ये निकाली जाती है टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए वोट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। तो यहाँ आपको जो स्टेट के बीच में जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं वो देखने को नहीं मिलते, तो हर एमपी की वोट की वैल्यू आपको बराबर देखने को मिलती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो चुका है, सेकंड सही हो चुका है। देयर वर मोर देन 5000 मेंबर्स इन द लेटेस्ट इलेक्शन। नो, वैसे ये क्वेश्चन 2003 का है, लेकिन अगर इसे प्रेजेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं देखूँ तो 2020 का जो एडिशन था उसमें लगभग आपको 4800 के लगभग कुछ मेंबर्स देखने को मिले थे जिन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो ये स्टेटमेंट भी आपको गलत देखने को मिल जा रहा है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है वो है ओनली 2। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा दैट इज बी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और मैंने अभी आपको बताया टू बी स्पेसिफिक 4896 इलेक्टर्स आपको देखने को मिले थे, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली के मेंबर्स भी इंक्लूडेड हैं, और वही इंक्लूडेड हैं, वही इलेक्टोरल कोलाज को कंस्टिट्यूट करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, राइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू द ऑर्डिनेंस ऑफ ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स व्हेन इट वाज सेंट बैक टू हिम बाय द यूनियन कैबिनेट विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा बना दिया है इन्होंने, से केवल ये पूछा है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की वो कौन से आर्टिकल के अंदर आपको मेंशन दिखती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 121, आर्टिकल 122, आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल 124। सीधा जवाब इसका एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 आपको ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात देता है प्रेसिडेंट के पास। बेसिकली ये लीगल पावर है प्रेसिडेंट की। जब भी कोई हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, या तो दोनों ही पावर सेशन में नहीं है, या फिर
लोकसभा सेशन में है, राज्यसभा भी सेशन में है, तो ऑर्डिनेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर लोकसभा सेशन में नहीं है पर राज्यसभा सेशन है तो ऑर्डिनेंस आ सकता है। लेकिन जैसे ही वापस सिटिंग आपको होती हुई दिखेगी तो विद इन 6 वीक्स आपको इसका अप्रूवल लेजिस्लेचर से लेना पड़ेगा, और अगर आप ये नहीं ले पाते हो तो ऑर्डिनेंस नलीफाई कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। राइट, ऐसा इसलिए किया जाता है, कभी कभी हाउसेस सेशन में नहीं होते और कोई अर्जेंट मैटर आ जाता है, अर्जेंट लॉ फ्रेम करना हो जाता है, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपनी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट को प्रोवाइड कराई है। इसके अलावा आर्टिकल 121 क्या कहता है, 122 क्या कहता है, 124 क्या कहता है, इसे भी हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, क्योंकि अगर 123 का क्वेश्चन आया है तो देयर माइट बी अ रीजन, देयर माइट बी अ चांस कि फ्यूचर में इन आर्टिकल से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस दिख जाएं। आर्टिकल 123 मैंने आपको बता दिया है। मैंने ये भी बता दिया है कि किस तरीके से दोनों हाउसेज में पास हो जाना चाहिए विद इन 6 वीक्स, और क्यों बेसिकली ऑर्डिनेंस पिक्चर में लाया गया। आर्टिकल 21, 21 और 122 आपको बताते हैं सेपरेशन ऑफ पावर वाला पर्सपेक्टिव। सेपरेशन ऑफ पावर जो है हमारे यहाँ एक बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसमें यह बोला जाता है कि पार्लियामेंट के अंदर आप किसी भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कंडक्ट को या डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। देयर शैल बी नो डिस्कशन ऑन इट। मतलब लेजिस्लेचर जो है वो जुडिशियल कंडक्ट को नहीं एनालाइज करने वाली है, ना ही डिस्कस करने वाली है विद इन दी हाउस। तो ये लेजिस्लेचर अवे सेपरेटेड फ्रॉम जुडिशरी। दूसरी चीज़, सेम चीज़ यही कही है कि जुडिशरी किसी भी तरीके से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को या उनकी वैलिडिटी पर सवाल नहीं खड़ा करेगी, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ जुडिशरी टू इंटरफेयर इनटू इट। राइट, तो ये भी सेपरेशन ऑफ पावर की ही बात कर रहा है। आर्टिकल 124 बात करता है एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। साथ के साथ ये अपॉइंटमेंट की बात करता है, क्वालिफिकेशंस की बात करता है, और जो टेन्योर रहता है सुप्रीम कोर्ट जज का इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बारे में भी क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि आप एडहॉक जजेस या टेम्पररी जजेस को भी अपॉइंट कर सकते हो जब आपको ज़रूरत लगती है तो। राइट, दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज रिलेटेड टू जॉइंट सिटिंग। ये बोल रहे हैं कि जॉइंट सिटिंग जो होती है टू हाउसेस की पार्लियामेंट के अंदर, वो आर्टिकल 108 के अंडर कंडक्ट कराई जाती है। जो मतलब आसान भाषा में जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 108 में दिया गया है। सही है गलत देखते हैं थोड़ी देर में। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है जो पहली जॉइंट सिटिंग हुई थी लोकसभा और राज्यसभा की इंडिया के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट वाज इन 1961। सही है गलत आप एनालाइज करो। सेकंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, जो दूसरी जॉइंट सिटिंग हुई थी वो हुई थी बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल को लेकर। दिस वाज इन 1978। राइट, अब हमें ये देखना है कि ये दोनों तीनों स्टेटमेंट सही है या नहीं। हमें करेक्ट स्टेटमेंट की तरफ जाना है। इस पर भी थोड़ा फोकस बनाए रखा करें। कभी कभी हम करेक्ट की जगह इनकरेक्ट मार्क कराते हैं, इनकरेक्ट पूछा होता है करेक्ट मार्क कराते हैं, फिर बाद में इस ह्यूमन एरर को देख के रोते हैं कि अरे भाई सही आता हुआ भी चीज़ें गलत हो गई, नेगेटिव मार्किंग और मिलेगी। और एक गलत क्वेश्चन आपको 2 नंबर तो दे ही नहीं रहा, साथ के साथ 0.66 कट और कर ले रहा है, और यहाँ हर पॉइंटर के लिए आपकी फाइट है, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कट थ्रोट है। राइट, पहला स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जॉइंट सिटिंग आपको 108 आर्टिकल में ही देखने को मिल रही है। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये डाउरी प्रोहिबिशन बिल को लेकर, डाउरी प्रोहिबिशन को लेकर आपको पहली बार जॉइंट सिटिंग होती हुई दिखी थी 1961 में। दूसरी जॉइंट सिटिंग भी सेट, दिस वाज कंडक्टेड इन 1978 बैंकिंग सर्विस कमीशन को लेकर, ये दूसरी जॉइंट सिटिंग थी। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाता है 1 2 3, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। राइट, आर्टिकल 108 ये बोल रहा है डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1961, 1978 के अंदर बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल। अभी जॉइंट सिटिंग होती किस केस में, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में आपको जॉइंट सिटिंग होती हुई दिख सकती है, क्या मनी बिल के केस में आपको जॉइंट सिटिंग होती हुई दिख सकती है, क्या ऑर्डिनरी बिल के केस में आपको जॉइंट सिटिंग होती हुई दिख सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, सेपरेटली पास करना पड़ेगा। मनी बिल में जॉइंट सिटिंग की जरूरत नहीं होती क्योंकि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है। ऑर्डिनरी बिल में आपको जॉइंट सिटिंग होती हुई दिख जाती है अंडर आर्टिकल 108। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, इसमें स्टेटमेंट दे रखी है, हमें पहचानना है इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है। मतलब इसमें से 3 स्टेटमेंट गलत हैं, एक स्टेटमेंट सही है। डू रिकॉग्नाइज इट, पहचानो कौन सी है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ओनली द राज्यसभा एंड नॉट द लोकसभा कैन हैव नॉमिनेटेड मेंबर्स, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स केवल राज्यसभा में जाएंगे, लोकसभा में नहीं जाएंगे, ऐसा ये स्टेटमेंट बोल रहा है। ये स्टेटमेंट ऑफकोर्स मैं साथ के साथ ही चलता हूँ, बिकॉज वी डू नॉट हैव मच टाइम, वी नीड टू मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। इसको हम गलत बोलते हैं, क्यों? क्योंकि लोकसभा के अंदर भी आप नॉमिनेशन देखते हैं किसका, एंग्लो इंडियंस का। ऑफ कोर्स ये बंद कर दिया आज की डेट में, 2019 में एंग्लो इंडियंस का जो नॉमिनेशन हुआ करता था 2 एंग्लो इंडियंस का इनटू लोकसभा, वो खत्म कर दिया है। लेकिन
पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स आपको लोकसभा में भी देखने को मिलते थे, तो बाय दैट लॉजिक दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये रॉन्ग है ये हमारा, तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर नॉमिनेटिंग 2 मेंबर्स बिलोंगिंग टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू दी राज्यसभा। अभी अभी मैंने पहले स्टेटमेंट में बताया कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कहाँ जाती है, 2 लोकसभा में जाती है, और यहाँ क्या लिखा है, राज्यसभा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार फॉर अ नॉमिनेटेड मेंबर टू बी अपॉइंटेड एज यूनियन मिनिस्टर। मतलब क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसी नॉमिनेटेड मेंबर को भी इंक्लूड किया जा सकता है? ये सही है गलत, एक मिनट रुक के देखते हैं। लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा है नॉमिनेटेड मेंबर कैन वोट इन बोथ प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अभी अभी आपको पता चला है, मैंने लास्ट एक दो क्वेश्चन पहले भी आपसे डिस्कस किया, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं करते, क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि ये नॉमिनेटेड मेंबर्स किया किसने है, प्रेसिडेंट ने ही नॉमिनेट किए। तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट गलत निकल गए, तो बचा कौन सा, सी स्टेटमेंट, जो क्या कह रहा है कि हाँ भाई नॉमिनेटेड मेंबर को मिनिस्टर बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल बनाया जा सकता है, कोई आपको इसके ऊपर बार नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप नॉमिनेटेड मेंबर को मिनिस्टर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसे बना सकते हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाता है इसका, हमारे पास करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है सी। 8th का आंसर इज सी, देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार फॉर द नॉमिनेटेड मेंबर टू बी अपॉइंटेड एज यूनियन मिनिस्टर। दूसरी चीज़ हमने बाकी डिस्कस कर लिया, नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों हाउसेज में हो सकते हैं, नॉमिनेट कैन वोट इन बोथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ये भी गलत है, ये इनकम्प्लीट भी है। और बाकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर ही दी है, बाकी आपके सामने देखने को मिल रही हैं एक्सप्लेनेशन। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट, यू कैन मेक अ नोट आउट ऑफ इट, या फिर आप एक बार इसे केवल पढ़ के तो ज़रूर देख लें, जिससे थोड़ी सी आपकी फोटोजेनिक मेमोरी में भी इंप्रूवमेंट आए और आपकी रिटेंशन कैपेसिटी भी बढ़े इन चीज़ों के से रिलेटेड। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाई ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाई स्पेशल मेजोरिटी। भाई साहब आपसे सवाल पूछा गया है, या बहन जी आपसे सवाल पूछा गया है कि ऑर्डिनरी बिल को पास किया जाएगा स्पेशल मेजोरिटी से सेपरेटली पार्लियामेंट के अंदर, मनी बिल को किया जाएगा, फाइनेंस बिल को किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को किया जाएगा। आसान भाषा में 2 चीज़ें दे रखी हैं, स्पेशल मेजोरिटी और दूसरी चीज़ सेपरेट पैसेज। ये दोनों कंडीशंस आपको कहाँ देखने को मिल रही हैं कि अलग अलग हर हाउस को इंडिपेंडेंटली पास करना है और स्पेशल मेजोरिटी के साथ करना है। ऑर्डिनरी बिल में बिल्कुल सही बात है, अलग अलग पास करना है, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से चल जाता काम, तो वो तो गलत हो गया। मनी बिल में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है राज्यसभा से, तो इंडिपेंडेंट वाला पर्सपेक्टिव खत्म हो गया और ये भी सिंपल मेजोरिटी से ही किया जाता है। फाइनेंस बिल 2-3 तरीके के होते हैं, आर्टिकल 117 क्लॉज 1 और आर्टिकल 117 क्लॉज 3, ये हमारी फाइनेंस बिल की बात कर रहा है, तो इसे भी आपको सेपरेटली पास कराना है, लेकिन ये भी सिंपल मेजोरिटी से ही होता है, इसके लिए भी स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती है। और इसमें जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है, इसमें भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है। मनी बिल में जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, लेकिन सिंपल मेजोरिटी है, राइट। एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। डेफिनेटली इसे सेपरेटली पास कराना पड़ेगा, साथ के साथ स्पेशल मेजोरिटी के साथ कराना पड़ेगा। तो ये दोनों कंडीशंस इस पे फिट होती हुई दिखती हैं, सेपरेटली इन द सेंस कि लोग, पहले इसके बारे में जान लेते हैं भाई, ये या तो ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है या राज्यसभा में, दोनों में से कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इसे। प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है, प्रायर प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं चाहिए। जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, क्योंकि दोनों को अलग अलग इंडिपेंडेंटली पास कराना पड़ेगा। स्पेशल मेजोरिटी आपको चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 368 वाली आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। क्या कहती है वो, ग्रेटर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस ग्रेटर देन हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, राइट, ऑफ द हाउस। अगर ये मेजोरिटी आप कर लेते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होता हुआ दिख जाता है। एक और जो चीज़ बची है, वीटो नहीं होती इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में आप कोई वीटो प्रेसिडेंट यूज़ नहीं कर सकता। तो बाय दैट लॉजिक हमारी ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, इसे को हम पास करेंगे डी में। 9th का करेक्ट आंसर इज डी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को सेपरेटली पास करना और दैट टू स्पेशल मेजोरिटी के साथ। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। साथ में एक चीज़ और ये नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई भी फेडरल प्रोविजन इन्वॉल्व है तो स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, साथ में मोर देन 50% ऑफ स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए, और ये रेटिफिकेशन होता है बाई सिंपल मेजोरिटी। ये एक ऐड हो जाती है जब भी आप किसी फेडरल मैटर को चेंज करने की कोशिश करते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट।
बाकी आपको मनी बिल पता ही है, मनी बिल आपको 110 में देखने को मिलता है। 109 इसके प्रोसीजर की बात करता है, जो स्पेशल प्रोसीजर है रिलेटेड टू मनी बिल, वो हमें देखने को मिल रहा है आर्टिकल 109 में। डेफिनेशन जो है, जो मैटर स्पेसिफाई किए जाएंगे मनी बिल में, वो 110 में किए जा सकते हैं। ये किसी भी तरीके से इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस से डील करता है। या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से अगर पैसे निकालने हैं तो उसके लिए भी मनी बिल पास कराना पड़ेगा, अप्रोप्रिएशन बिल पास कराना पड़ेगा। केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के साथ ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और सिंपल मेजोरिटी लगती है इसे पास कराने के लिए। राज्यसभा केवल रिकमेंडेशंस दे सकता है इस अमेंडमेंट पे, बट वो इसे रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकता, और इन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना है नहीं करना है ये पूरी तरीके से लोकसभा पर डिपेंडेंट दिखता है। साथ के साथ वीटो जो इससे रिलेटेड है वो ये है कि इसमें पॉकेट वीटो यूज़ नहीं हो सकती, इसमें सस्पेंसिव वीटो यूज़ नहीं हो सकती, इसमें केवल एब्सोल्यूट वीटो ही यूज़ हो सकती है। मनी बिल के केस में आप केवल एब्सोल्यूट वीटो यूज़ होते हुए देखते हैं, इधर प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। वो उसे पॉकेट वीटो नहीं यूज़ कर सकता, ना ही वो उसे वापस रिकमेंडेशन के लिए भेज सकता है। दिस वॉज अबाउट मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल आपको पता है सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये वो बिल हैं जो मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के अलावा जितने बिल्स होने आप ऑर्डिनरी बिल्स बोल सकते हो। इसमें जॉइंट सिटिंग भी होती है, सारी वीटो भी अवेलेबल होती हैं, प्रायर प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती लेकिन, राइट। सॉरी। फाइनेंस बिल एक ब्रॉडर कैटेगरी है जिसमें मनी बिल भी आते हुए दिखते हैं और अदर फाइनेंशियल मैटर्स भी आते हुए दिखते हैं, जैसे एनुअल बजट। दो टाइप के फाइनेंस बिल हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 के अंदर मनी बिल जैसी चीज़ें आती हैं, कैटेगरी 2 के अंदर बाकी चीज़ें जो फाइनेंस से डील कर रही हैं। मैंने बता दिया आपको आर्टिकल 117 के अंदर क्लॉज 1 एंड क्लॉज 3 उन क्लॉज कैटेगरी 2 के साथ डील करते हैं। ये हैं तो इंट्रोडक्शन तो इनका लोकसभा में ही है, लेकिन राज्यसभा के पास भी बराबर पावर्स आपको देखने को मिल रही हैं इसमें, लेकिन इंट्रोड्यूस केवल लोकसभा में ही की जा सकती हैं, पर प्रोसीजर इनका ऑर्डिनरी बिल जैसा ही चलता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है विच ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें बताया गया है रिलेटेड टू कमिटीज, रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ये बोल रहा है वेल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर एसोसिएटेड विद कमिटीज ऑन पब्लिक अकाउंट्स एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स। मेंबर्स ऑफ कमिटी ऑन एस्टीमेट्स आर ड्रॉन एंटायरली फ्रॉम लोकसभा। ये बोल रहे हैं कि देखो यार, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में तो फिर भी राज्यसभा के मेंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं, पर एस्टीमेट कमेटी में राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं। ज़रा देखते हैं एक बार सही कह रहा है गलत कह रहा है। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है वो ओवरऑल डायरेक्शन के अंडर काम करती है कैबिनेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, मतलब जो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स है उसके डायरेक्शन पे फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नॉमिनेट्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन कमिटीज, काउंसिल्स, बोर्ड्स एंड कमीशंस सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द वेरियस मिनिस्ट्रीज। अब हमें देखना है इनमें से तीनों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट सही है, तीसरी स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है। रीजन बीइंग, कमिटी ऑन एस्टीमेट्स में भी लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों का रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है, और ये बोल रहा है कि केवल राज्यसभा से ही मेंबर्स नहीं लिए जाएंगे, केवल लोकसभा से लिए जाएंगे, वो गलत है, दोनों से लिए जाते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया है, 2 and 3 आर करेक्ट, तो 10th इज बी। मूविंग ऑन, हमें पास करेक्ट आंसर बी आ चुका है। एक बार देख लेते हैं, कमेटी की जो एस्टीमेट कमेटी होती है लार्जेस्ट कमेटी है, राइट। इससे बड़ी कोई कमेटी देखने को नहीं मिल रही है। 30 मेंबर्स इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आते हुए दिखेंगे, तो स्टेटमेंट हमारा जो दे रखा था वो गलत हो जाता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और एग्जैक्टली आपको वैसा का वैसा उतरे हुए दिख जाते हैं। आप 1 मिनट के रोक के से पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यू कैन मेक अ नोट आउट ऑफ इट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। हमें यहाँ दे रखा है कि कौन सी वो सोर्स है कंट्री जिससे ये सारी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड की गई हैं, और हमें करेक्टली मैच करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पीपल स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू नो अबाउट दीज थिंग्स, और इन बेसिक क्वेश्चंस को अगर आप गलत करके आएंगे तो आप अपने चांसेस को काफ़ी मिनिमल कर दे रहे हैं सिलेक्शन के। डीपीएसपीज कहाँ से उठाया गया है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यूके, यूएस। बिल्कुल सिंपल, आयरलैंड से उठाया गया है। फंडामेंटल राइट्स, बिल ऑफ राइट्स यूएस से उठाया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से उठाया गया है। इंडिया इज ग्रेटर पावर टू यूनियन एंड लेसर पावर टू स्टेट्स, ये चीज़ हमने कनाडा से उठाई है। तो हमें एक देखने को मिल रहा है ए का 3, राइट, बी का 5, ए का 3, बी का 5, सी का 1, तो यहीं हमारा करेक्शन हो गया डी। तो हमारे पास करेक्ट आंसर देखने को मिल जा रहा है डी। क्वेश्चन नंबर 11 इज 5th। डीपीएसपी फ्रॉम आयरलैंड, फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम यूएस, कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एंड जो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है दैट इज फ्रॉम कनाडा।
राइट, ये आपको देखने को मिल जा रहा है सारी चीज़ें। एक बार आप इसे पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन स्टिल यू कैन पॉज योर वीडियो एंड गिव इट अ रीड। और कुछ अगर लगता है आपको इसमें से नोट बनाने का तो वो भी बना सकते हैं आप। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज़ द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कौन से स्टेट के हाई कोर्ट के हाथ में है? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट। जी, इसका सही जवाब है कैलकाटा। कोलकाता हाई कोर्ट आज की डेट में आपको वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन अपने हाथ में देखने को मिलता है, अपने हाथ में रखती है। ये हमेशा से ऐसा नहीं था। 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट तक अंडमान एंड निकोबार का जुरिस्डिक्शन मद्रास के पास था, लेकिन पोस्ट दिस इसे किस में शिफ्ट कर दिया गया? कोलकाता में। और भी हमारे पास कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां आपको मल्टीपल जुरिस्डिक्शन देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के पास आपको देखने को मिल जा रहा है गोवा, महाराष्ट्र, दमन एंड दीव। अब दादरा नगर हवेली भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। अगर हम बात करें गुवाहाटी हाई कोर्ट की, गुवाहाटी हाई कोर्ट में आपको देखने को मिल जा रहा है असम, मेघालय और अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कुछ और भी स्टेट्स हैं जो गुवाहाटी हाई कोर्ट ही संभाल रही है। कोलकाता मैंने आपको बता दिया, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड। केरला हाई कोर्ट आपको केरला के साथ साथ लक्षद्वीप भी टैकल करती हुई दिखेगी। और मद्रास हाई कोर्ट आपको तमिलनाडु और पुडुचेरी का जुरिस्डिक्शन अपने कंट्रोल में रखती हुई दिखती है। इसके अलावा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है जो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के मैटर्स को डील करती है। ये हमारे पास वैसी हाई कोर्ट्स हैं जिनके पास एक स्टेट या एक यूटी से ज़्यादा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन देखने को मिलता है। मूविंग ऑन, करेक्ट आंसर हमारे पास कोलकाता है। एस्टेब्लिश कब की गई थी कोलकाता हाई कोर्ट? 1862 में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया के अंदर। 1956 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जो जुरिस्डिक्शन को मद्रास हाई कोर्ट से कैलकाटा हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। सॉरी, पहले बंगाल, बिहार का भी इसके हाथ में था, लेकिन बिहार हैज़ इट्स ओन पटना हाई कोर्ट खुद काम करती है आज की डेट में। और ये आपके बाकी मैंने आपको ये बता ही दिए हैं बाकी कौन कौन सी हाई कोर्ट्स हैं जिनके पास अलग अलग जुरिस्डिक्शन है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, द पावर टू एनलार्ज द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स रेस्ट विद। भाई अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा, पार्लियामेंट करेगी, या यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स करेगी? देखो, आर्टिकल 138 हमें पावर प्रोवाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को इम्प्रूव किया जा सके, बढ़ाया जा सके। और ये पावर होती है पार्लियामेंट के पास कि पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बढ़ा सकता है अंडर आर्टिकल 138। सिमिलरली हमारे पास आर्टिकल 139 भी होता है जो सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन को भी बढ़ा सकता है, राइट। मतलब रिट जुरिस्डिक्शन को एक्सपेंड करने के लिए आपके पास 139 है, लेजिस्लेटिव या जुरिस्डिक्शन को इन जनरल बढ़ाने के लिए आपके पास 138 है। कर कौन सकता है? दोनों ही केसेस में ये पावर रहती है पार्लियामेंट के पास। तो हमारे पास 13 का आंसर निकला है सी। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ये चीज़ आपको सामने लिखी हुई दिख रही है। प्रेसिडेंट का रोल जो है वो लिमिटेड है जजेस के अपॉइंटमेंट में, राइट। जजेस अपॉइंट करने में हेल्प करता है वो, या बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में। ये कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को एनलार्ज करने में प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है, और ये पूरी पावर पार्लियामेंट के पास देखने को मिलती है। आर्टिकल में फिर बता देता हूँ 138, और रिट जुरिस्डिक्शन की बताएगी एक्सटेंशन की तो 139। Moving on, question number 14. Under which article of the Indian Constitution did the President make a reference to the Supreme Court to seek the court's opinion on the constitutional validity of the Election Commission's decision on deferring the Gujarat Assembly elections in the year 2002? ये पूछ रहा है आसान भाषा में, भाई साहब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कौन से आर्टिकल के अंदर है? इसे दो लाइन में बोलूँगा, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? 142, 143, 144 या 145? द करेक्ट आंसर इज 143। जब भी कोई मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, राइट, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी से रिलेटेड मैटर है, तो वो सारी चीज़ें प्रेसिडेंट अपनी चॉइस के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है अंडर आर्टिकल 143। बाइंडिंग नहीं है, बट एक मोरल सुएशन है। अगर सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे रही है तो प्रेसिडेंट को उसे मानना चाहिए, पर वो बंधा हुआ नहीं है, ऑब्लिगेटेड नहीं है कि उसे माना ही जाए। 142 बात करता है हमारी जुडिशियल एक्टिविज्म की, कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट को ऐसी लग रही है
या जुडिशरी को ऐसा लग रहा है, स्पेशली 142 तो डील्स विद सुप्रीम कोर्ट, कि यार कंप्लीट जस्टिस नहीं हो पा रहा जनता के पास, उनकी राइट्स प्रोटेक्ट नहीं हो पा रही और कुछ इनिशिएटिव्स उसके लिए लेने की ज़रूरत है, तो बेसिकली आर्टिकल 142 के अंदर कोर्ट ऐसा कर सकती है। 144 डील करता है, 145 डील करता है सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स के साथ। 144 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है। 145 में ये अपने आप को रन करने के रूल्स एंड प्रोसीजर डिसाइड करती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को कौन से रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए, ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास ही है डिसाइड करना अंडर आर्टिकल 145। और सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है, ये आर्टिकल 144 के अंदर मेंशन देखने को मिल जा रहा है। हमारा सही जवाब है एडवाइजरी जुडिशियल का बी, आर्टिकल 143। ये जैसे मैंने आपको देख लिया, प्रेसिडेंट टू सीक ओपिनियन ऑन द सुप्रीम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये हमें पता है। आर्टिकल 142 मैंने बता दिया, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म का प्रोसीजर है। आप इसे एक बार पढ़ भी सकते हैं, जो सामने आपके पॉज करके एक बार इसको ज़रूर पढ़ें। 144 डील करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडियन जुडिशियल सिस्टम में सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, सबसे ज़्यादा सुप्रीमेसी रखती है। आर्टिकल 145 जैसे मैंने आपको बताया है, अपने रूल्स और अपनी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर से रिलेटेड जो रूल्स बनाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, दैट इज अंडर आर्टिकल 145। एक बार इसे पॉज करके प्लीज डू गिव इट अ रीड, जिससे आप इसे बेहतर तरीके से याद रख सकें। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाई। जो 9th शेड्यूल है, अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था, कौन से अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल को ऐड किया गया। ओरिजिनली 8 थे, 9th हमारा पहला शेड्यूल था जो ऐड किया गया था अदर देन द ओरिजिनल शेड्यूल्स। कौन सा अमेंडमेंट था वो, फर्स्ट था, 8 था, 9 था या 42nd था, ये आपको डिसाइड करना है। फर्स्ट अमेंडमेंट इज द करेक्ट आंसर। पहले ही अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ 1950, इलेक्शन से पहले ही बनते ही आपने जो पहला अमेंडमेंट लाया उससे आपने 9th शेड्यूल ऐड कर दिया। 9th शेड्यूल में क्या हो गया कि भाई आपने बैन लगा दिया फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। मतलब अगर कोई मैंने लॉ बनाया है और मैंने 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया है तो जुडिशरी वहाँ जुडिशियल रिव्यू फॉलो नहीं कर सकती, यूज़ नहीं कर सकती, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकती। लेकिन इसमें चेंजेस लाए गए। 2007 में एक केस हुआ जिसे हम बोलते हैं IR कोयलो केस। IR कोयलो केस ने ये बोल दिया कि यार 1973 में ना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ गई थी। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये बोलती है कि आप जो भी करना है कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बिना छेड़े। अब 9th शेड्यूल के अंदर अगर आप ऐसी चीज़ें रखते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाती है तो वो बैन नहीं है, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लग सकता है। और उन्होंने ये बोल दिया 1973 के बाद जो भी चीज़ें 9th शेड्यूल में ऐड की गई हैं दे आर अंडर जुडिशियल रिव्यू, कॉज 1973 24 अप्रैल केशवानंद भारती केस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ चुकी थी। तो ये ब्लैंकेट बैन आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। एक बार इसको ख़त्म करने से पहले हम ये भी देखते हैं बाकी 3 अमेंडमेंट्स किसकी बात कर रहे हैं। ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि हमारे पास फर्स्ट अमेंडमेंट था, कंडीशन भी बता दी है, आज क्यों अप्लाइड नहीं है वो बैन, ये भी मैंने आपको बता दिया है, जजमेंट्स भी बता दिए हैं। 8th अमेंडमेंट किसकी बात करता है, 8th अमेंडमेंट बात करता है 1960 में आने के बाद कि जो रिजर्वेशन है SC और ST की सीट्स की लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में, उन्हें 10 साल और बढ़ा दिया जाएगा। स्टार्टिंग में टेम्पररी पीरियड के लिए 15 ईयर्स के लिए किया गया था, बाद में से 10 ईयर्स के लिए और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया, और ये आज भी आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखता है, और ये किया गया था 8th अमेंडमेंट से। 9th अमेंडमेंट हमारा है जब हमने एक ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टेरिटरीज की थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट बेरूबरी यूनियन। उस टाइम पे बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही था, तो ये बेरूबरी यूनियन केस जो है ये आपको बांग्लादेश के साथ दिखता है, प्रेजेंट बांग्लादेश, अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान। तो ये इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट जो हमने 1958 में किया बेरूबरी यूनियन से रिलेटेड, जो प्रोविजंस थे नेहरू नून एग्रीमेंट के, डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज के, उसमें हमें थोड़ी सी टेरिटरी सीड करनी पड़ रही थी, जिसके लिए आप 9th अमेंडमेंट लेके आए। और इस बेरूबरी यूनियन केस से ये भी पता चला कि अगर आपको टेरिटरी सीड करनी है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही की जा सकती है, आप बिना अमेंड करे अपनी ज़मीन किसी और को नहीं दे सकते। 42nd आपको पता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 1976 में लाया गया। इसने सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी टर्म प्रीएम्बल के अंदर ऐड करे, और इसमें यह भी माना जाता है कि इसने जुडिशरी की पावर्स को बढ़ा दिया और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की पावर को बढ़ा दिया। पावर्स ऑफ जुडिशरी वर ह्यूजली इम्पैक्टेड, नेगेटिवली इम्पैक्टेड, और इमरजेंसी का पीरियड था, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया, लेकिन ये सारी चीज़ों को रिवर्स कर दिया गया था अंडर 44। जो 42 ने मेजरली चेंज किए थे जिनको क्वेश्चन किया जा सकता था, उन्हें 44th अमेंडमेंट 1978 से फिर पलट दिया गया था और ओरिजिनल फॉर्म में ले आया गया था, राइट। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। ये हमारे 2003 वाले क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। आई विल मूव ऑन विद नेक्स्ट सीरीज एज अर्ली एज पॉसिबल। स्टे कनेक्टेड,
अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने प्रीलिम्स के मार्क्स को बूस्ट कर पाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ चहल एकेडमी एंड हैव अ गुड डे।